बीजेपी का अगला मिशन 2024 लोकसभा चुनाव है और इसके लिए पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी में राजनीतिक बैठकों और रणनीतियों पर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और ऐसी खबरें हैं कि पार्टी में सरकार से संगठन तक कई बड़े बदलाव होने की बात चल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार होने वाला है, तो वहीं कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। और इतना ही नहीं, बीजेपी में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसमें चुनावी राज्यों के नेताओं को तवज्जो मिल सकता है। साथ ही वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर भी बदलाव जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए आप, और कैसे 24 से पहले बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। अरे चुनाव, तनाव और बदलाव, इन दिनों बीजेपी में अंदर खाने कुछ ऐसी ही तस्वीर बन रही है, क्योंकि वक्त कम है, उम्मीदें ज्यादा और तैयारी पुरजोर करनी है। इसके लिए अब संगठन को 24 के लिए तैयार किया जा रहा है, रणनीति को धार दिया जा रहा है और विजय अभियान को रफ्तार दिया जा रहा है, जिसमें अब उन चेहरों पर नजर है जिसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बीजेपी सूत्रों से खबर है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, कैबिनेट में फेरबदल को अमली जामा पहनाया जाएगा, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी संगठन में बदलाव होंगे, चुनावी राज्यों के नेताओं को प्रमुखता से जगह मिलेगी, वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन में अहम पद पर भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, जिसके बाद से इस बात पर बल मिलना शुरू हो गया कि सरकार और संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। यानी विपक्षी एकता की सुगबुगाहट के बाद बीजेपी ने अपने प्लान में अमूल चूल परिवर्तन किया है और ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी बन रही है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में भी बदलाव करने जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कई जिला अध्यक्षों को बदलेगी, जिनका परफॉर्मेंस निकाय चुनाव में बेहतर नहीं था। इसी तरीके से क्षेत्रीय टीमों में भी बदलाव किया जाएगा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय महामंत्री नए बनाए जाएंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे अन्य विभागों में भी संगठनात्मक बदलाव देखे जाएंगे। ये बदलाव जुलाई माह में हो जाएंगे। इसकी पूरी रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी नई रणनीति के साथ काम कर रही है और चुनावी लिहाज से संगठन में कुछ बदलाव करने की भी तैयारी है। जिला और क्षेत्रीय स्तर की टीमों में बदलाव होगा। 40 से ज्यादा जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में क्षेत्रीय महामंत्री तैनात होंगे। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले पर नजर। बीजेपी नेतृत्व ने संगठन में बदलाव की सूची तैयार की। 15 जुलाई से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर कमल खिलेगा, लेकिन उससे पहले संगठन में बदलाव भी होंगे। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार का रेस्पॉन्सर प्रदेश की जनता का माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीतेगी। लोकसभा की 80 सीटने का जो संकल्प है, मुझे विश्वास है प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक केंद्रीय पार्टी ने बढ़ाया है, लेकिन कुछ नीचे आंशिक परिवर्तन जैसे प्रदेश की कार्य समिति में हुआ है, ऐसे क्षेत्र में जिलों में हम लोग परिवर्तन करेंगे और हमारे पास संभवतः जुलाई माह का समय है, तो जुलाई माह में हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। यानी केंद्र से लेकर राज्यों तक हो रहे बदलाव उस चुनाव के लिए है जिससे विपक्षी एकता के संकेत के तनाव को कम किया जा सके और नई टीम के साथ पहले चुनावी राज्यों में और फिर 24 के फाइनल इम्तिहान में डिस्टिंक्शन मार्क्स से विजय पताका लहराई जा सके। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता और लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तराखंड जल्द ही पूरे देश में नजीर बनने वाला है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर लगभग तैयार है, जिसे जस्टिस देसाई समिति ने तैयार किया है। कमेटी ने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की और फिर जाकर ड्राफ्ट तैयार किया गया।
अब ये भी जानना जरूरी है कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या है जो कानून बनने के बाद सब पर लागू होगा। तो इसे आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ा दी जाएगी, यानी लड़कियों की अब 18 साल में शादियां नहीं हो पाएंगी। हर किसी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, यानी कि कानून की नजर में शादी को दिखाना पड़ेगा। हालांकि गांव लेवल तक शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ किसी को भी किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। तो दूसरी तरफ हलाला और इद्दत पूरी तरह प्रतिबंध होगा। वहीं पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक, यानी कि बेटे बेटियों में भेदभाव खत्म हो जाएगा। पति पत्नी को तलाक का समान कानूनी अधिकार भी मिल जाएगा। बहुविवाह प्रथा पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। वहीं लिव इन रिलेशन की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि माता पिता को लिव इन रिलेशन की जानकारी देनी होगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे यूसीसी पर आपके जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे। एक देश एक कानून पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 143 जगहों पर बैठक और संगठनों से सुझाव भी लिए गए और इसी आधार पर वो मसौदा तैयार किया जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABCD है, जिसमें शादी से लेकर हलाला और संपत्ति बंटवारे से लेकर लिव इन रिलेशन तक सभी धर्म के लिए एक जैसे कानून होंगे। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। गोवा के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूसीसी को लागू किया जाएगा और सीएम धामी का इशारा भी इसी ओर है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता के सामने समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव रखा था। इसी पर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को समर्थन दिया। ऐसे में जनता की बात सिर आंखों पर। सभी वर्गों की राय लेकर वो ड्राफ्ट तैयार होगा और उत्तराखंड की सरकार, जिसके लिए हमने पहले ही इस आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था, संकल्प रखा था और ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी हमको इसमें अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और पूरा मैंडेट दिया और हमको सेवा करने का अवसर दिया और उन्होंने ही एक तरह से हमको कहा कि आप आगे बढ़िए, यूसीसी उत्तराखंड में लागू करिए। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री मोदी भी एक देश एक कानून पर तर्क दे चुके हैं और इसे देश के लिए जरूरी बता चुके हैं। ऐसे में धामी सरकार का ये फैसला दूसरे राज्यों और देश की जनता के लिए ऐतिहासिक संदेश से कम नहीं। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि उत्तराखंड सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें कौन कौन से बिंदु रखे गए हैं। तो आपको बता दें कि यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। हलाला और इद्दत पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। माता पिता को लिव इन रिलेशन की जानकारी देनी होगी। यानी हर धर्म, हर समाज के लिए एक जैसा कानून उस दिशा में कदम है जिसमें भाई बहन, लड़का लड़की, हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव को खत्म किया जा सके। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है। भाजपा को जरा मुस्लिम हिंदू वाली जल्दी रहती है,
तो ये इस जल्दबाजी के बजाय सोच विचार करके बनाया। अभी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा कॉमन सिविल कोड थोड़ी होगा कि उत्तराखंड का एक कोड, कर्नाटक का दूसरा कोड, केरल का तीसरा कोड, मध्य प्रदेश का चौथा कोड, तो फिर एक कॉमन सिविल कोड कहाँ रह गया? तो कॉमन शब्द जो है, यदि आप संविधान की भावना का आदर करना चाहते हैं तो वो कॉमनलिटी बनाने के लिए आप काम करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। यूसीसी लागू होने पर महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे, लेकिन इस कानून पर भी राजनीति हो रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट कैसे तैयार हुआ, यह भी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। आपको बता दें कि सिविल सोसाइटी के लोगों की राय ली गई, 10 देशों के कानून का अध्ययन भी किया गया। इस्लामिक देशों के कानून का विशेष अध्ययन भी हुआ है। ट्राइबल देशों के कानून की पड़ताल भी इस दौरान की गई। अलग अलग देशों के कानून के अंश भी शामिल किए गए। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप पर भी समाज में गहराई से चर्चा की गई, जिसके बाद लिव इन के बाद ही यहाँ पर कुछ क्लोज ड्राफ्ट में शामिल भी किए गए हैं। ड्राफ्ट में महिला अधिकारों पर खास जोर दिया गया। इसके अलावा बेटी बेटियों को समान अधिकार पर गहन चर्चा की गई। बच्चे गोद लेने के मामले को भी इसमें शामिल किया गया। पसमानदा मुसलमानों पर मायावती ने एक ऐसा दांव चला है जो पहले से कम नहीं। दरअसल पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में पसमानदा के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया था और इसी को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने आरक्षण की दुहाई दे दी है, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की और इशारा कर रहा है। हालांकि जिस पसमानदा की बात इन दिनों चर्चा में है वो बीजेपी के प्लान का हिस्सा है। दरअसल पसमानदा का मतलब वंचित और शोषित होता है। भारतीय मुसलमानों में पसमानदा की आबादी तकरीबन 85% है। पसमानदा में दलित और पिछड़े मुस्लिम वर्ग को शामिल किया गया है, जिन्हें आरक्षण और योजनाओं का लाभ मोदी और योगी सरकार में मिलता रहा है। इन्हें मुख्यधारा में लाने की बीजेपी सरकार ने कई पहल भी की है, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने पसमानदा के नाम का आरक्षण का मुद्दा उठाया वो 24 की सियासी पिच पर सुर्खियां बटोर रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की सियासी फिजा में लोकसभा चुनाव का रंग पूरी तरह से घुल चुका है। हर उन मुद्दों पर बहस छिड़ गई है जिसमें हिंदू मुसलमान का जिक्र है। चाहे पसमानदा हो या बोहरा, अब हर बयान का जवाब दिया जा रहा है। देर से ही सही मायावती ने पीएम मोदी के बयान को भुनाने की कोशिश की और तर्क आरक्षण का दे दिया कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुहाल कर रखा है। अब पीएम के ही बयान पर मायावती ने नया दांव चल दिया। बसपा चीफ ने पीएम मोदी के एजेंडे का समर्थन तो किया है, लेकिन ऐसा सियासी दांव भी चला है जो बीजेपी के नहले पर दहले के जैसा है। मायावती ने पहले ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान, पसमानदा, पिछड़े, शोषित हैं, ये उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार के लिए आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। पसमानदा मुसलमानों पर मायावती का ये ट्वीट एक तरीके से समर्थन जैसा है, लेकिन अगले ही ट्वीट में उन्होंने साफ कर दिया कि ये हाथी की चाल है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए समर्थन और विरोध का तरीका भी नहले पर दहले जैसा होना चाहिए। उन्होंने लिखा,
अब ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देना चाहिए। साथ ही इनकी सभी सरकारों को भी अपने यहाँ आरक्षण को ईमानदारी से लागू करके बैकलॉग की भर्ती को पूरा करके ये साबित करना चाहिए कि वे इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग हैं। मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए पीएम मोदी के बयान का हवाला दिया और आरक्षण का मुद्दा उठाकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया, क्योंकि अखिलेश MY समीकरण को हमेशा साधते रहे हैं और कांग्रेस की नजर भी 20% अल्पसंख्यक वोट बैंक पर रहती है। लेकिन आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले उठाकर मायावती मैदान मार गईं। हालांकि बीजेपी हर मंच से पसमानदा मुसलमानों के कल्याण का संदेश देती रही है। दरअसल पसमानदा मुस्लिम अचानक ही भारतीय राजनीति के फलक पर नहीं छाया है। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति है। करीब 80% पसमानदा मुस्लिम है, जिसे साधने के लिए बीजेपी पसमानदा सम्मेलन भी कर चुकी है। 24 से पहले इस समुदाय को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी रैली या समारोह में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हैं, जिसका असर रामपुर में भी देखने को मिला और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पसमानदा मुसलमानों की वजह से ही बीजेपी को बड़ी जीत मिली और आजम खान जैसे नेता को मुंह की खानी पड़ी। इसी समीकरण को एक बार फिर साधने के लिए बीजेपी पसमानदा की बात कर रही है, तो मायावती ने एक कदम आगे बढ़ाकर आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको उत्तर प्रदेश में जिलावार पसमानदा मुस्लिमों की आबादी कितनी है ये भी बता देते हैं। मुरादाबाद में 47% पसमानदा मुसलमान हैं, जबकि सहारनपुर में इनकी आबादी 42% के आसपास है। बरेली में पसमानदा मुस्लिमों का जो आंकड़ा है वो 35% है। मेरठ में अल्पसंख्यक की बात करें तो यहाँ पसमानदा मुस्लिम 34% है। वहीं गाजियाबाद में इनकी आबादी 25% है, जबकि लखनऊ में ये तकरीबन 21% के आसपास हैं। वहीं अलीगढ़ में करीब 20% पसमानदा मुसलमान हैं। कानपुर में मुस्लिमों की अगर बात करें तो 16% पसमानदा रहते हैं। अयोध्या की बात कर लेते हैं तो 15% पसमानदा मुसलमान हैं। और यही वजह है कि यूपी की सियासत में पसमानदा की बात होती आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज जो हुआ वो देश में पहली बार है, क्योंकि सीएम योगी ने उस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनवाया जिसे माफिया अतीक अहमद से कब्जा मुक्त किया गया था। और रिकॉर्ड दिन में बनकर तैयार फ्लैट गरीबों के नाम पर दे दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इन 76 फ्लैट्स के लाभार्थियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से चाबी सौंपी और मंच से एक बार फिर माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का संदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां था अतीक का कहर, जहां था माफिया का कब्जा, वहां गरीबों को नया आशियाना मिल गया है और योगी आदित्यनाथ ने कुछ महीनों में ही इसे करके दिखाया है, जिसकी मिसाल अब देश भर में दी जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम और फिर माफिया मुक्त जमीन पर घर उन गरीबों के लिए सौगात है जो कभी सड़कों पर रहने को मजबूर थे, जो कभी झुग्गियों में जिंदगी बिता रहे थे, जो कभी पक्के मकान का सपना देख रहे थे। उन्हें योगी सरकार ने फ्लैट की चाबी सौंप दी है। गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों
प्रदेश की सरकार आवास नहीं लेना चाहती थी। ये नए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया होगा, क्योंकि गरीबों के सपने योगी सरकार में सच हो रहे हैं। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर कुल 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इनमें 4 मंजिल के 2 टावर बने हैं। इन सभी फ्लैटों का आवंटन 9 जून को किया जा चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए गए एक फ्लैट की लागत 6 लाख रुपए आई है, जबकि 2.5 लाख की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दे रही है। यानी लाभार्थियों को सिर्फ 3,50,000 रुपए में ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं। अब आप समझ लेना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूं कमल का बटन दबाने का मतलब एक गरीब को पक्का मकान देने का काम कर रहा है। कमल का बटन दबाने का मतलब जो गुंडे, अपराधी, माफिया खुलेआम घूम रहे उनको जेल भेज देने का काम केवल कमल का बटन दबाना, आपको लड़ने का काम नहीं करना। तो 2024 में मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री न बनने पावे, इसके लिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। दरअसल माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर सीएम योगी ने पहले ही ऐलान किया था कि इस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए सीएम योगी ने खुद इस जमीन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। मात्र 18 महीने में तैयार इन फ्लैट्स को लेकर लोगों के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन फ्लैटों के लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था, जिसके बाद डूडा से आवेदन पत्रों की जांच कराई गई। इनमें 1590 आवेदकों के आवेदन सही पाए गए और आज इनके हाथों में सपनों की चाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।